स्वदेशवासी बंधुगण, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला में आज मैं कश्मीर समस्या के ऊपर बोलूँगा। 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के महाराजा ने हरि सिंह जी ने कहा था, हम ब्रिटिश राज्य के मित्र हैं। ब्रिटिश राज्य के मित्र राज्यों के रूप में हम अपने ब्रिटिश सरकार के साथ संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु भारतीय होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि ब्रिटिश राजमंडल में आदर और बराबरी का स्थान प्राप्त करे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ये बोलना था महाराजा हरि सिंह का, देश के प्रति देशभक्त हरि सिंह जी का, कि अंग्रेज़ों की भिकुटी तन गई और भारतवर्ष में 5 राज्य थे जिनको वायसराय खुद देखते थे और जिनको अंग्रेज़ों 21 तोपों की सलामी मिलती थी। ये 5 रियासतों में ये आपके मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर और हैदराबाद थे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य। अब अंग्रेज़ों ने देखा ये तो एक देशभक्त निकला, इन पर कैसे नियंत्रण किया जाए। तो एक टीचर था शेख अब्दुल्ला, उसको एक लड़के के साथ अनैतिक कार्य करने में सस्पेंड कर दिया था महाराजा ने। स्कूल में पढ़ाता था, तो उसने फिर राजनीति करना स्टार्ट किया अंग्रेज़ों की मदद से और उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाया और वहीं से शेख अब्दुल्ला का राजनीति में उत्थान चालू हुआ अंग्रेज़ों की मदद से। बाद में 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ तो हमारी जितनी रियासतें थी इनको कहा गया कि आप जिसमें चाहें आप मर्ज कर सकते हैं। भारत राष्ट्र में स्वाधीन नहीं रह सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार इनको नहीं दिया गया था और कंडीशनल मर्जर का भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो उसमें एक बात जरूर थी कि आपकी जो सीमाएं हैं भारत या पाकिस्तान से लगनी चाहिए। तो कश्मीर एक राज्य था जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से भी लगती थी और हिंदुस्तान से भी लगती थी। द्वितीय का बात क्या किया इसने, माउंटबेटन ने बदमाशी किया कि जो 14 अगस्त को अवार्ड देना चाहिए था तो 17 अगस्त को दिया। 15 अगस्त तक की सीमा थी सब राजा महाराजाओं को मिलने की, तो पंजाब का गुरदासपुर वगैरह पाकिस्तान को दे दिया उन्होंने। उससे क्या हुआ कि उनकी जो लाइन थी, सप्लाई लाइन जम्मू कश्मीर की, वो कट हो गई। अब महाराजा चिंतित हो गए। दूसरी बात, नेहरू ने एक शैतानी की कि महाराजा को तभी हम हिंदुस्तान में मिलाएंगे जब वो एग्री करेगा कि शेख अब्दुल्ला को पावर दिया जाए। भारतवर्ष में इतनी रियासतें थी, किसी भी राजा के सामने तो ये टर्म्स नहीं रखा गया था। ये भारत सरकार की ये थी कि उसको पावर दोगे तब भी हम आपको मर्ज करेंगे। इन 2 कारणों से महाराजा ने मर्ज करना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ कि हम जो यथास्थिति रखेंगे। मजबूर थे कि सप्लाई लाइन पाकिस्तान होकर आती थी। जिन्ना को भी आराम मिल गया कि समय मिल गया आक्रमण करने के लिए कश्मीर पर। वो अपनी तैयारी करने लगा। 15 अगस्त को नहीं कर सकता था। फिर अक्टूबर में 21 तारीख से उन्होंने कबालियों को भेजा। तो उस समय तो महाराजा के पास सेना भी उतनी नहीं थी और जो उसके बाद जो पुलिस थी, मिलिट्री में जो मुस्लिम सैनिक थे वो भी पाकिस्तान के साथ मिल गए थे। उस समय महाराजा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रिक्वेस्ट किया। उसके नेता उस समय थे बलराज मधोक, प्रोफेसर बलराज मधोक, कि आप हम लोग को सुरक्षा दीजिए, अपने वॉलंटियरों को लगाइए जब तक। तो उन्होंने अस्त्र वगैरह सब दिया इनको। इन्होंने हमारी सीमा की सुरक्षा की जब तक हमारी भारत की मिलिट्री वहाँ नहीं पहुँची। अब शेख अब्दुल्ला जो है इसके पहले मुस्लिम लीग के साथ निगोशिएशन कर रहा था, जिन्ना के साथ। उनके आदमी भी मुस्लिम लीग के आए हुए थे वहाँ पे, उसको पाकिस्तान भी जाना था। पर 21 तारीख अक्टूबर को वो दिल्ली में था और वहाँ से वो भोपाल भाग गया। कश्मीर की सुरक्षा का उसको कोई मतलब नहीं था। ये बोलते हैं कि कश्मीर की हमने चलते कश्मीर आया है, तो कश्मीर हमारे देश में आया आरएसएस के चलते। इन 3 दिनों में उन्होंने सुरक्षा नहीं दी होती
तो कश्मीर को कब का वो ले लिए थे कव्वाली। फिर आया महाराजा ने भारतवर्ष में एग्रीमेंट किया कि भारत में उसमें मिलते हैं। तो ये बोलते हैं शेख अब्दुल्ला, यहाँ लेफ्टिस्ट जो प्रचारक हैं वो बोलते हैं कि 370 का कंडीशन उसी समय लगा था। तो हमारा जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना था उसमें कोई भी कंडीशन की बात नहीं थी। तो जैसे 500 और राजाओं को भारतवर्ष में मिलाया गया, उसी तरह ये देखिए ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरी सिंह ऑन October 26, 1947 और एक्सेप्टेंस बाय द माउंटबेटन एज वाइसराय ऑफ इंडिया। तो 370 का सवाल ही नहीं होता है। वहाँ हमारी मिलिट्री पहुँची तो उसके बाद उन्होंने उनको खदेड़ना स्टार्ट किया। पर नेहरू ने क्या किया, उसको बना दिया इंचार्ज, सरदार इसको शेख अब्दुल्ला को। और वैसे हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला दोनों को मिलकर ये काम करना था, किंतु शेख अब्दुल्ला मिलिट्री का भी पावर ले लिया। शेख अब्दुल्ला का न तो जम्मू में प्रभाव था, जो कुछ प्रभाव था थोड़ा बहुत कश्मीर वैली में था। तो कश्मीर वैली से आगे जब मिलिट्री जा रही है उनको भगाने के लिए, तो शेख अब्दुल्ला के हाथ में मिलिट्री का पावर था कि उसने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि उसके आगे जो और वो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, वहाँ शेख अब्दुल्ला का प्रभाव 000 था। तो जानता वो एरिया यदि मिल गया तो मेरी गद्दी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसलिए चला गया। नेहरू ने उसको और एक गलती कर दिया, इस केस को यूनाइटेड नेशंस में भेज दिया। अरे हमको जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्ट से मिला हमको पावर, उसमें यूनाइटेड नेशंस की तो ज़रूरत नहीं थी ना। हमको तो पाकिस्तान एग्रेसर है ये बोल के काम करना चाहिए था। सेकंड और गलती कर दी नेहरू ने, रेडियो पर अनाउंस कर दिया कि यहाँ रेफरेंडम लिया जाएगा। रेफरेंडम किस लिए लिया जाएगा? यदि कोई राजा नहीं आपके पास आता और आपकी हिंदू मेजोरिटी वहाँ पे है, जैसे आपने जूनागढ़ में किया, वहाँ रेफरेंडम लिया, वहाँ का मुस्लिम शासक था पर 90% जनसंख्या हिंदू थी, तो वहाँ रेफरेंडम लिया। फिर राजा नहीं आना चाहता था और उनकी जूनागढ़ की सीमाएं भी तो पाकिस्तान से नहीं मिलती थी ना, इसलिए हमारे पास ही आना था उनको। जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम लेने का तो क्वेश्चन ही नहीं था। अब नेहरू ने इसको अपनी परेशानी में देश को डाल दिया, उसका भोग आज तक हम भोग रहे हैं। कितने हजारों सैनिक वहाँ मारे गए, इसके बाद उस समय सोल्यूशन हो जाता। अब शेख अब्दुल्ला को जब मौका मिल गया कि रेफरेंडम लिया जाएगा, तो नेहरू के पास पहुँच गया, बोला मुझको 370 दो, तो अब मैं पब्लिक के पास वोट मांगने जाऊंगा हिंदुस्तान में रहने के लिए, किस मुंह से जाऊंगा? तो शेख अब्दुल्ला को उन्होंने बोला भाई मैं तो नहीं कर सकता, आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन ये है डॉक्टर अंबेडकर, उनसे जाके मिलो। तो अंबेडकर से जब मिले शेख अब्दुल्ला, तो अंबेडकर ने साफ मना कर दिया कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और देश के साथ मैं विश्वासघात भी नहीं कर सकता कि भारत का तो कोई अधिकार रहेगा ही नहीं कश्मीर पर, और भारत की जिम्मेवारी कश्मीर के बारे में सब कुछ रहेगी। जब उसने मना कर दिया तो संविधान सभा में नेहरू कैबिनेट का एक कृष्णा अय्यर बोल के मिनिस्टर भी था, उसके माध्यम से ये प्रस्ताव वापस संविधान सभा में आया। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इसको रिफ्यूज कर दिया। तब उन्होंने कहा एक विशेष परिस्थिति है, रेफरेंडम हो जाता है तब उसके बाद इसको हटा लेंगे। तब इस बात पे सहमति बनी कि टेम्प्रोरी क्लाज होगा। 370 के पहले फारूक अब्दुल्ला या लेफ्टिस्ट जो चिल्लाते हैं कि ये शर्त थी मिलन की, तो उसके बाप के पास तो कोई ताकत ही नहीं थी हिंदुस्तान में मिलन आने की। उसका बाप तो भागा हुआ नहीं, हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा के लिए कश्मीर में रहा। वो कश्मीर में नहीं देखते पाकिस्तान वाले तो उसको मार देते, ये तो जाके पहुंच गया भोपाल। अब ये देखिए जम्मू रीजन में, कश्मीर में जम्मू रीजन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। जनसंख्या की दृष्टि से उनके पास 75 सदस्यों की विधानसभा में 38 सदस्य होने चाहिए। तो कश्मीर वैली का इम्पोर्टेंस बनाना है तो उसके पास अधिक मेंबर कर दिया।
तो 38 के बजाय 32 मेंबर दिया गया जम्मू को, और 4 मेंबर लद्दाख का, तो 36 होता है। और उनके पास कश्मीर वैली के पास जहाँ होना चाहिए था 33 मेंबर, वहाँ से उनके पास पहुँच गया आपको 32 और 36, 39 मेंबर हो गया उनके पास। सोचिए 33 से 39 मेंबर उनको पावर दे दिया, और आज तक वो चला आ रहा है। आज इलेक्शन कमीशन उसमें संशोधन कर रहा है तो चिल्ला रहे हैं कि कश्मीर के साथ अन्याय हो रहा है। अरे जम्मू के साथ इतने वर्षों तक तुमने अन्याय किया। तो 1951 में जब वहाँ का ये संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो शेख अब्दुल्ला ने ज़बरदस्ती रिगिंग, मैंने जो विपक्ष का जो प्रजा परिषद बहुत बड़ी पार्टी थी, शेख अब्दुल्ला का जम्मू में कोई प्रभाव नहीं था। 32 सीटों पर प्रजा परिषद के कैंडिडेट थे, 4 जो लद्दाख की सीट है उसमें वहाँ के कैंडिडेट थे। सबका नॉमिनेशन रिजेक्ट करके 75 की 75 सीट शेख अब्दुल्ला जीत गया, उसका कोई प्रभाव भी नहीं था। इस तरह नेहरू के वरद हस्त में शेख अब्दुल्ला को जिता भी दिया गया। तो उन्होंने अपना एक अलग संविधान बनाया। तो यहाँ से जो देश में बर्बादी का रास्ता चलवा, नेहरू की तो आँख उस समय खुली जब कम्युनिस्टों ने कहा ये तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है, कि वो सोवियत रशिया के चंगुल में फंस के अमेरिका के चक्कर में चला गया और कश्मीर को स्वतंत्र करना चाहता। तब नेहरू ने उसको अरेस्ट किया 53 में, और उसके बाद 59 में छोड़ दिया, फिर अरेस्ट किया। ये अपनी खुरापात पर हमेशा चलते रहे और बर्बाद हिंदुस्तान के लोग होते रहे, हिंदुस्तान के सैनिक मरते रहे, वहाँ का हिंदू मरता रहा। आज स्थिति यह है कि वहाँ जो हिंदुओं की संख्या कम से कम 15-17% थी, उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। उनका आराम हो गया, ये वोट तो हमारे विरुद्ध में नहीं जाएंगे। जो हिंदू हरिजन थे उनको आज तक वहाँ रिजर्वेशन नहीं मिला था इनके रिजिम में। भारत का संविधान ही वहाँ लागू नहीं होता था इन सब मामलों में। तो इस तरह कश्मीर को इन्होंने षड्यंत्र करके न तो 370 ये एग्रीमेंट जो ये कश्मीर के महाराजा के साथ था, उसके साथ कोई एग्रीमेंट हमारा था कि आप 370 लगाएंगे तब देंगे। उसके बाद तो हद हो गई। किसी भी उदयपुर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, किसी भी महाराजा के साथ या ग्वालियर हो, ऐसा व्यवहार नहीं हुआ जो हरि सिंह के साथ हुआ। शेख अब्दुल्ला ने डिमांड किया हरि सिंह को कश्मीर से बाहर भेजो, तो नेहरू ने बाहर भी भिजवा दिया। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ देश के साथ, और हरि सिंह और उनके परिवार के साथ और जम्मू के लोगों के साथ ज़बरदस्त अन्याय हुआ। तो आज भगवान की दया से 2 वर्ष पहले मोदी जी आए, 370 को ख़त्म किया है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आज पाकिस्तान जो हमारा यूनाइटेड नेशन से रेफरेंडम की बात भी हुई थी, उसमें टर्म्स ये था कि पाकिस्तान अपनी जो मिलिट्री है वो हटाएगा वहाँ से, और इंडिया भी अपनी मिलिट्री हटाएगा, तब रेफरेंडम लिया जाएगा। पर पाकिस्तान को वहाँ के जो प्रजा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की, वो एक्सेप्ट नहीं करती है, स्वीकार भी नहीं करती है। उनको ज़बरदस्ती मिलिट्री के पावर से रोंद के वो अपना कंट्रोल कर रखे हैं। तो वहाँ हरि सिंह रईदी प्रधान राष्ट्रपति वहाँ के ये गवर्नर ये रहते, राजा रहते, लेने के बाद भी तो वहाँ की प्रजा भी आपके साथ रहती। हरि सिंह की लिंक था, उसका तो कोई प्रभाव ही नहीं था। ये फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये ब्लैकमेलर लोग के चक्कर में भारत सरकार को नहीं आना चाहिए। और पाकिस्तान का क्या है, हम लोगों को यूनाइटेड नेशन से पूछना चाहिए कि तुमने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लिया था, जो कहलाता है तुम्हारा अंडर में कश्मीर, उसमें से तुमको क्या अधिकार था कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन तुम चाइना को दे दोगे? तुम्हारे पास क्या मॉरल अथॉरिटी थी? इसलिए क्या उसको देने के लिए तुमने लिया था क्या? ये मुसलमान जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनके साथ विश्वासघात पाकिस्तान का है कि नहीं? हमने, नेहरू ने क्या किया, इसका प्रश्न भी नहीं उठाया यूनाइटेड नेशंस में। वहाँ भेज दिया एक कम्युनिस्ट दलाल कृष्ण मेनन को, और कृष्ण मेनन वहाँ अपनी शैतानी करता रहा। आप लोग बोलते रहे, 24 घंटा तक उसने भाषण दिया, पर उसने कोई तथ्य तो दिया ही नहीं ना।
तो कश्मीर के बारे में अब राइट वे में भारत सरकार चल रही है और मुझको आशा है ये गीदड़ भक्की में कुछ नहीं, इनका कोई प्रभाव ही नहीं है। इन्होंने अपनी जात के जो थे शेड्यूल कास्ट, गुज्जर थे, ये सब थे, इनको भी तो सीट नहीं दिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो मुसलमानों में भी है ना, उनके लिए भी तो सीट रिजर्व नहीं किया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हिंदू आए थे वो मैक्सिमम हरिजन थे, 2 लाख से ऊपर थे, उनको आज तक सिटीजनशिप भी नहीं मिला था। सोचिए इतने बरस तक। ये क्रूर अब्दुल्ला वगैरह के चक्कर में नहीं फंस के भारत सरकार को अभी अपने ज़बरदस्त जो भी आपको करना है हिंदुस्तान के हित में, आज वहाँ और देश और राज्यों को तो आप देते हैं 70-30 के रेशियो में पैसा, और कश्मीर पर पूरा पैसा लुटा देते हैं, फिर भी वहाँ शांति नहीं आती है। और 90% टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान भेजता है। पाकिस्तान को ये आशा है कि एक दिन हमारा कश्मीर है ये इनके हाथ से निकल जाएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा। तो शेख अब्दुल्ला स्वतंत्र क्यों चाहते हैं? वो बोल दे भाई हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, बोलो ना साहब। महबूबा मुफ्ती भी बोले ना कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते हैं। वो कश्मीर वैली जो 18% एरिया जम्मू कश्मीर का, 82% में तो जम्मू और कश्मीर, जम्मू वैली और लद्दाख है। तो उस 18% में सिर्फ 14 डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इनका प्रभाव है। और यहाँ की जो लेफ्टिस्ट मीडिया की कंट्रोल में प्रेस है, जो पत्थर चलेगा तो बोलेंगे पूरे हिंदुस्तान में पूरा कश्मीर वैली उनके विरुद्ध में है। सिर्फ 14 में जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट जो है, नाम भी मैं बता देता हूँ आपको, उसी में उनका जो कुछ प्रभाव है, जहाँ पत्थर चलते हैं कुछ चलता है। और 10 डिस्ट्रिक्ट में तो कोई झमेला भी नहीं है। तो इनकी गीदड़ भक्की में नहीं आके भारत सरकार जैसे और दूसरे राज्यों को कंट्रोल करती चलाती है वैसे चलाएं, और वहाँ अधिक पैसा भेजना भी बंद करें। और ये कभी वो महबूबा मुफ्ती भी नहीं जानती है कि वो यदि चले जाएंगे पाकिस्तान में तो उनकी वही दुर्गति होगी जो उनकी भी, फ्रंटियर गांधी की भी, वो जेल में सड़ेंगे वहाँ पे। तो उनको पाकिस्तान में भी नहीं जाना है, स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए और भारत उनकी सुरक्षा करे। ये संभव नहीं है, भारत का अंग है, हिंदुस्तान का ये एक पार्ट है जिसको हरि सिंह ने हमारे साथ मिल के हमको दिया। और ज़बरदस्ती अपने को, आप एक बात बताएं, नेहरू का तो कश्मीर से कोई संबंध ही नहीं है। आज वो 200-300 बरस से दिल्ली में रहता है, दिल्ली वाला है, उसके बाप दादा का कोई मकान भी है क्या कश्मीर में? जो बोला हम कश्मीरी है इसलिए हम इसमें इंटरफेयर करेंगे, हम इसको कंट्रोल करेंगे। नेहरू आज कश्मीरी है तो उसका नाम नेहरू क्यों है? क्यों नहीं नाम के आगे लिखता है कौल, जो बोलता है मेरे बाप दादा कौल थे? जैसे शेख अब्दुल्ला भी बोलता है मेरा बाप दादा कौल थे। यही क्या तुम्हारा रिलेशन, एक ही परिवार हो क्या तुम लोग? तो भारत सरकार को बहुत जिस मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए, खाली ब्लैकमेलर हैं, इनकी परवाह नहीं करना और कश्मीर को कश्मीर की जनता के हिसाब से चलाना। यही बोल के मैं आज का अपना जो बात है उसको समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।